हेलो दोस्तों। पहले के वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट बॉक्सेस एंड पोस्ट बैग्स के बारे में, यानी कि क्लॉज 55 एंड 56 के बारे में। उसका थ्योरी पोर्शन किया था। आज हम बात कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज़ की। तो चालू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके, द पोस्ट बॉक्स एप्लीकेंट शुड स्पेसिफिकली स्टेट इन द एप्लीकेशन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द बिजनेस which should be duly certified by two respected person not connected with him in any way and furnish or particulars of his business address। हमने जैसे कि पढ़ा था कि आपको जब भी अगर पोस्ट बॉक्स लेना है, पोस्ट बॉक्स अगर लेना है तो पोस्ट बॉक्स में क्या करना पड़ता है आपके, जब भी आपको पोस्ट बॉक्स लेना है तो पोस्ट बॉक्स में क्या है, पोस्ट ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, पोस्ट बॉक्स लेने के लिए उस एप्लीकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि आप क्या काम करते हो वो बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, दो विटनेस के साइन या फिर उनको साथ में लाना पड़ेगा। तभी आपको क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस जो है आपको पोस्ट बॉक्स देगा। ये आपने देखा था। अब लेकिन कुछ ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है या फिर कुछ ऐसे इसमें प्रावधान होते हैं जिसके कारण आपको क्या है, नेचर ऑफ जो आपका ऑक्यूपेशन है, आप जो भी उसमें काम करते हो वो ना बताना पड़ता हो, या फिर आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो कौन से केसेस में होता है, पहला है आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनको आपके गवाह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको नेचर भी लगभग नहीं बताना पड़ता है। फिर आपके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो आ गए, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो वो भी इंस्टीट्यूट जो है उनको भी नेचर ऑफ जो वर्क है वो बताना नहीं पड़ता। तीसरा आपके प्राइवेट पार्टीज नोन टू पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर चाहे तो जो प्राइवेट पार्टीज होती है जिनको वो परिचित होता है उनको भी वो दे सकता है, उसमें उनको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा आपके जो लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्टीज जो फेल कर देती अपने आइडेंटिटी को बताने में, यानी कि पोस्ट मास्टर उससे सहमत नहीं होता कि भाई आपकी जो आईडी है वो सही नहीं है, उनको वो नहीं देता है। तो आपके कौन कौन को वो एक तरह से दे सकते हैं, वो है ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है इनको दे सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इनको दे सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट पार्टीज़ है पोस्ट मास्टर को उनको दे सकती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है, 4th वाला आपके गलत है। इसमें ये बोला है कि प्राइवेट पार्टीज़ जो कि अपनी आईडी को जो है वो फेल कर देती बताने में, तो उसको भी हम दे देंगे, तो उसको हम नहीं देते। तो ऑप्शन डी तो इसका गलत हो जाएगा, ये पोर्शन जो है वो गलत हो जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट विल बी द रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स व्हेन टेकन टुगेदर फॉर 3 कैलेंडर मंथ्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। आपने पोस्ट बॉक्स ले लिया या पोस्ट बैग ले लिया तो उसके लिए क्या है, उसके लिए किराया लगता है। अब किराए में भी क्या है, आप एक तो होता है आपके पोस्ट बैग्स या फिर एंड पोस्ट बॉक्स, ये अगर दोनों साथ में अगर किराया लेते हैं तो उसका किराया अलग होता है। और या फिर आप पोस्ट बैग या फिर पोस्ट बॉक्स उसको अगर एक एक करके या फिर इंडिविजुअली लेते हो तो उसका किराया अलग होता है। अब हम पहले बात कर रहे हैं पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग दोनों अगर साथ में लेते हैं तो आपके 3 मंथ्स का जो किराया है वो आपके होते हैं 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपये होता है। 6 महीने का जो किराया होता है वो आपके होता है 160 रुपये। फिर आपके 9 महीने का जो किराया होता है वो होता है 240 रुपये, और 12 महीने का जो किराया होता है वो आपके कितना होता है 250 रुपीज़। ठीक है, ये आपके आ गया एंड के लिए। अभी हम अगर और की बात करें, यानी कि या तो पोस्ट बैग्स ले लो या फिर पोस्ट बॉक्स ले लो, दोनों में से कोई एक लेते हो तो 3 महीने के लिए उसका किराया होता है 50 रुपये, 6 महीने के लिए होता है आपके 100 रुपये, फिर 9 महीने के लिए होता है आपके 150 रुपये, और 12 महीने के लिए भी आपके क्या होता है 150 रुपये। तो ये आप चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना। अब इसमें पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्स एंड, ये देखिए पोस्ट बॉक्स एंड आपको पोस्ट बैग के बारे में बताया गया, वो भी कितने 3 महीने के लिए, तो उसके कितने रुपीज़ होते हैं, उसके आपके होते हैं 80 रुपीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 80 रुपीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सप्लाइज द डिलीवरी टिकट टू रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स। अब हमने देखा था कि एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है पोस्ट मास्टर, उसके बाद वो आपको पोस्ट बॉक्स देते हैं। अब जब पोस्ट मास्टर आपको पोस्ट बॉक्स देता है तो उसके साथ साथ वो आपको एक डिलीवरी टिकट भी देता है। अब ये क्या होता है,
जैसे पोस्ट बॉक्स होता है उसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, जैसे मान लो आपके 532 लिखा हुआ है, ये एक तरह से यूनिक नंबर होता है जो पोस्ट बॉक्स का होता है। ये का ये नंबर जो होता है वो डिलीवरी टिकट के ऊपर लिखा हुआ जाता है, और आप इसको ऐसे मान सकते हो पोस्ट बॉक्स की जो आईडी होती है वो एक तरह से डिलीवरी टिकट होती है। ठीक है, जो नंबर पोस्ट बॉक्स का आता है वो डिलीवरी टिकट का होता है। अब ये डिलीवरी टिकट कौन देता है? डिलीवरी टिकट आपके देता है पोस्ट मास्टर। ठीक है, और ये किसको देते हैं? ये रेंटर को देते हैं। ठीक है, तो कौन देगा? पोस्ट मास्टर देगा। डिलीवरी टिकट देगा किसके बिहाफ पे? यानी कि पोस्ट बॉक्स के साथ साथ डिलीवरी टिकट भी देगा। किसको देगा? वो रेंटर को देता है। तो इसमें पूछा है कि रेंटर को डिलीवरी टिकट कौन देता है? यानी कि पोस्ट मास्टर देता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्सेस आर डिफाइंड इन क्लॉज नंबर ऑफ डैश और पीओ गाइड। अब पीओ पोस्ट बॉक्स जो है, पोस्ट बॉक्स आपके जो है वो है आपके क्लॉज नंबर 55, पीओ गाइड 1 का, और इसी के साथ पोस्ट बैग जो है वो आपके हो गया 56, पीओ गाइड 1 का पार्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लॉज नंबर 55 और पीओ गाइड पार्ट 1। अब बात करते हैं, अ रजिस्टर्ड आर्टिकल बियरिंग पोस्ट बॉक्स नंबर ऑफ द रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स शुड बी, यानी कि अब इसमें ये बात कही गई है, अब कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि जिसके ऊपर पोस्ट बॉक्स लिखे हुए होते हैं, नंबर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो आर्टिकल जो है वो पोस्टमैन के द्वारा क्या होते हैं? डिलीवर्ड होते हैं। वो आर्टिकल आप पोस्ट बॉक्स के अंदर नहीं डिलीवर्ड कर सकते। तो पहला ऑप्शन आपके पहला होता है वो कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड आर्टिकल जो होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपके जो इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उसको भी आप डिलीवर्ड पोस्टमैन के द्वारा करते हो। फिर तीसरा होता है वीपी, वैल्यू पेएबल आर्टिकल जो होते हैं, और चौथा क्या होता है? मनी ऑर्डर। ये जो भी आर्टिकल होते हैं वो कौन डिलीवर्ड करता है? वो आपके करता है पोस्टमैन करता है डिलीवर्ड इसको। ठीक है, तो ये आपके हो गया किसके बारे में? रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में, इंश्योर्ड आर्टिकल के बारे में, वीपी आर्टिकल के बारे में, मनी ऑर्डर के बारे में। ये जितने भी आर्टिकल है वो आपको डिलीवर्ड कौन करवाता है? पोस्टमैन करवाता है, और ये ऑर्डर किसका होता है? पोस्ट मास्टर उनको ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है पोस्ट बॉक्स जिसके ऊपर नंबर लिखा गया है, तो वो उसको रेंटर के लिए जो भी पोस्ट ऑफिस है वो कैसे क्या डिलीवर करवाएगा? तो पहला है डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, ये गलत है, पोस्ट बॉक्स के द्वारा वो डिलीवर्ड नहीं होता है। फिर है डिलीवर्ड आफ्टर सेंडिंग अ नोटिस टू एड्रेस, ये भी गलत है। तीसरा है डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस थ्रू पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस में वो डिलीवर्ड कर देंगे, मतलब पोस्टमैन उसको डिलीवर्ड कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज द एनुअल रेंट फॉर पोस्ट बैग। हमने पढ़ा था इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इंडिविजुअली आपके जो भी पोस्ट बैग्स या पोस्ट बॉक्स के बारे में जो भी रेंट है, 3 महीने के लिए आपके रेंट होता है 50 रुपीज़, 6 महीने के लिए आपके 100 रुपीज़ होता है, 9 मंथ्स के लिए आपके लिए 150 रुपीज़, और 12 मंथ्स के लिए कितने होते हैं? 150 रुपीज़। इसमें पूछा है कितना? 12 महीने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोस्ट बॉक्स। अब पोस्ट बॉक्स के क्या क्या लाभ हैं? पहला, रेंटर नीड नो वेट फॉर पोस्टमैन, पोस्टमैन को जो पोस्टमैन का जो इंतजार है वो किराएदार को नहीं करना पड़ता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, पहला ऑप्शन सही है। पोस्ट ऑफिस गेट रेवेन्यू बाय द वे ऑफ रेंट, अब डाकघर को किराए के माध्यम से क्या राजस्व प्राप्त होता है, ये भी सही है कि आप अगर पोस्ट बॉक्स ले रहे हो तो पोस्ट ऑफिस को जो है एक तरह से क्या होता है उसका राजस्व बढ़ रहा है। तीसरा है सेफ्टी ऑफ द लेटर इज एंश्योर्ड, यानी कि पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, यानी कि ये भी ऑप्शन आपके सही है। तो इन सभी का आंसर क्या होगा? ये तीनों सही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि सारे इसमें से सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा गया है, व्हाट इज द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स, और इसमें अब और आ गया है, बात करते हैं 1 साल की, यानी कि कितने रुपए होंगे? 150 रुपीज़ होंगे पोस्ट बॉक्स या फिर पोस्ट बैग्स के किराए के लिए, वो हो जाएगा 150, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ की ऑफ पोस्ट बॉक्स गिवन ऑन रेंट टू रेंटर। अब आपने पोस्ट मास्टर ने आपको दे दिया है पोस्ट मास्टर ने आपको पोस्ट बॉक्स दे दिया। अब पोस्ट बॉक्स के साथ साथ वो क्या देता है आपको? लॉ कीज और चाबे जो भी है वो आपको दे देते हैं। अब जो इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी अब किसकी होगी? अब रेंटर की होगी। भाई आप अपना संभालो, इनकी क्या करो, रेस्पॉन्सिबल हो इनको सेफ रखने के लिए। कहीं घुमा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर्जाना
सॉरी, हट जाना भरना पड़ेगा। तो क्या होगा, रेंटर जो होगा उसका देखभाल करेगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अब देखिए पूछा गया है, व्हाट इज द रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इसमें एंड की बात की गई है, वो भी कितने के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। तो कितने रुपए होंगे, 250 रुपीज़ होंगे। ठीक है, 250 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, पोस्ट बैग्स आर डिफाइंड इन क्लॉज नंबर डैश ऑफ पोस्ट गाइड पार्ट 1, यानी कि पोस्ट बैग्स, अब क्लॉज नंबर कौन सा होता है पोस्ट बैग्स का, पोस्ट बैग्स का आपके क्लॉज नंबर होता है क्लॉज 56 ऑफ पीओ गाइड 1। पीओ गाइड का इसमें दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा, क्लॉज नंबर 56 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट बैग। पोस्ट बैग का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल इन अ बैग टू रेंटर इन ए लॉक कंडीशन। सेकंड है नेम ऑफ द बैग इन विच पोस्टमैन कैरीज लेटर, या फिर सी ऑप्शन है नेम ऑफ द बैग इन विच कैनवास बैग्स आर पुट टुगेदर, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। अब पोस्ट बैग का क्या होता है, आर्टिकल जो है वो एक थैले के अंदर डाले जाते हैं और उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक तरह से क्या लगाया जाता है, एक तरह से ताला लगाया जाता है ना। तो वो क्या होता है, आर्टिकल इन अ बैग टू रेंटर इन ए लॉक कंडीशन। आप किराएदार को एक बैग दे देते हो, वो भी किसके अंदर, एक लॉक कंडीशन के अंदर, यानी कि उसके ऊपर ताला वाला लगा के किराएदार को दे देते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स डज नॉट क्लियर इट फॉर वीक, यानी कि अगर पोस्ट बॉक्स आपके हफ्ते भर क्लियर नहीं होता है। अब पोस्ट बॉक्स है, उसके अंदर आर्टिकल तो आ गए, ठीक है। अब पोस्ट बॉक्स के अंदर जो आर्टिकल है उसको रेंटर ने 7 डेज तक अगर क्लियर नहीं किया, ठीक है, कितने दिन तक, 7 डेज तक क्लियर नहीं किया, तो क्या होगा, पोस्ट मास्टर जो है वो एक नोटिस भेजेगा। पोस्ट मास्टर उनको एक नोटिस भेजेगा, नोटिस भेजेगा, उसमें वो किस में भेजेगा, वो भेजेगा एक रजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड करके भेजेगा, रजिस्टर्ड में। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई आप आर्टिकल जो भी पोस्ट बॉक्स के अंदर है उसको क्लियर करो। फिर भी अगर रेंटर है, रेंटर इनको क्लियर नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएंगे, जो भी आर्टिकल है वो जो पोस्ट मास्टर है वो बोलेगा पोस्टमैन को कि आप जो आर्टिकल है वो इनको क्लियर कर दें। एक बार वो क्लियर कर देगा और मान लो पोस्टमैन से भी नहीं होते, तो वो आर्टिकल को माना जाएगा अनडिलीवर्ड आर्टिकल, ठीक है, उन आर्टिकल को हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर अनक्लेम आर्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर पोस्ट बॉक्स 7 दिन के अंदर खाली नहीं होता है, तो रेंटर को क्या होगा, रेंटर को एक नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस कौन भेजेगा, पोस्ट मास्टर भेजेगा, वो भी किस में, रजिस्ट्री में भेजेगा, ठीक है। फिर भी अगर जो पोस्ट मास्टर के कहने पर भी पोस्ट बॉक्स जो है वो खाली नहीं करता है रेंटर, तो फिर पोस्ट मास्टर पोस्टमैन को बोलेगा कि आप जो आर्टिकल है उनको डिलीवर कर दीजिए। और वो भी आर्टिकल अगर डिलीवर नहीं होते हैं तो उनको अनडिलीवरेबल या फिर उनको अनक्लेम आर्टिकल माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है, बोला गया है कि जो भी आर्टिकल हैं पोस्ट बॉक्स के लिए अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो क्या होगा, पोस्ट मास्टर क्या करेगा, पोस्ट मास्टर एक नोटिस भेजेगा, पहले नोटिस हिम टू रेंटर बाय रजिस्टर पोस्ट के द्वारा उसको नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एड्रेस टू अदर पर्सन और फर्म केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। अब इसमें ये बोला गया है, मान लो मैंने ये पोस्ट बॉक्स ले लिया, ये किराएदार है, इसने पोस्ट बॉक्स ले लिया। अब इस पोस्ट बॉक्स के लिए केवल एक रेंटर ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके अंदर कोई दूसरा पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है। अब वो यूज़ कर सकता है, वो केवल इसको आके बोलेगा मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ और मेरे को आप पोस्ट बॉक्स नंबर दे दीजिए, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है, कुछ प्रावधान, कुछ नियम्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, वो होता है एक तो लेजिटिमेट पर्सनल, यानी कि जो वैध कर्मी होते हैं उनके लिए होते हैं, यानी कि वो यूज़ कर सकता है इस पोस्ट बॉक्स को, इसके नंबर को यूज़ कर सकते हैं, कुछ वैध कर्मी उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर गेस्ट आ गए। अब मेरे कोई गेस्ट आ गए, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर इस पर आप भेज सकते हो। या फिर ट्रेनी और इनमेट्स, यानी कि कुछ फैकल्टी आ गए, कोई ट्रेनिंग पीरियड के लिए कोई फैकल्टी आ गई,
कोई टीचर्स आ गए, कोई गवर्नमेंट कोई भी रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट है उनके आ गए, ट्रेनीज आ गए, तो वो भी अपना जो एड्रेस है वो इस पोस्ट बॉक्स के नंबर पे दे सकते हैं। या फिर कैजुअल विजिटर जो भ्रमण के लिए आते हैं कोई भी, या कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कोई व्यापारी वो भी आते हैं, तो वो भी अपना नंबर दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन चारों ही इसमें सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यानी कि पोस्ट बॉक्स को यूज़ तो एक ही कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसके दौरान वो पोस्ट बॉक्स को दूसरे पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो पहला वैध कर्मी, दूसरा आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर गेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तीसरा आपके ट्रेनी या फिर इनमेट्स जो कि फैकल्टी आती है वो यूज़ कर सकती है, या फिर कैजुअल जो विजिटर्स है, कॉमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव है, वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चारों इनको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स इज फाउंड टू हैव फर्निश इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट बॉक्स द पोस्ट ऑफिस विल बी। ऐसे केसेस में क्या होता है, आप अगर एप्लीकेशन दे रहे हो उसमें कोई भी कुछ चेंजेस या फिर कुछ भी मिसयूज करने के लिए आपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दे दी है पोस्ट ऑफिस को, तो पोस्ट ऑफिस बिना आपको कोई कारण दिए उसका जो भी जो नोटिस है ना, वो नोटिस आपको बिना कोई नोटिस दिए उसको कैंसिल कर देगा, उसको विड्रॉ कर देगा। वो आपको बताएगा भी नहीं रीज़न कि भाई आपने ये चीज़ की थी, उसके कारण हम आपका जो भी पोस्ट बॉक्स है उसको हटा रहे या फिर आपको देंगे नहीं, तो बिना कोई कारण दिए उसको विड्रॉ कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है विड्रॉल फैसिलिटी इंटीमेटिंग रीज़न, कारण बताते हुए सुविधा वापस लेना, ऑप्शन गलत है, वो कारण नहीं बताएगा। गिव नोटिस विदाउट विड्रॉइंग, वापस लेने का नोटिस देना, नहीं ये गलत है, नोटिस नहीं देगा। रिफ्यूज़ आगे नवीनीकरण से मना कर देगा, नहीं गलत है। मे विड्रॉ पोस्ट बॉक्स विदाउट नोटिस एंड विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न, बिना कोई नोटिस और बिना कोई कारण बताए सुविधा वापस ले लेगा। तो ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स हैज़ टू पे नेसेसरी द। अब जो पोस्ट बॉक्स को किराए पर जो लेते हैं ना, उनको ज़्यादातर उसका किराया ही देना पड़ता है, उसके दूसरे जो चाबी और लॉक के जो खर्चे वो नहीं देने पड़ते, केवल एडवांस देना पड़ता है, और वो भी किसका होता है? पोस्ट बॉक्स का होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है आपके, द सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग विच अलॉन्ग विथ द लॉक एंड डुप्लीकेट की इज टू बी सप्लाइड बाय रेंटर इज अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होती है आपके पोस्ट बैग की, तो ये ध्यान रखना। एक ऐसा थैला जो कि लॉक कंडीशन में आता है, जिसके अंदर आर्टिकल रखे जाते हैं, जो कि रेंटर को दे दिया जाता है विथ लॉक एंड की, ठीक है। और ये सारे कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? ये होते हैं आपके सारे पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। पोस्ट बॉक्स होता है वो कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जहाँ पर हेड ऑफ सर्कल उनको ऑथराइज करता है, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क है। पोस्ट बॉक्स है जो कि हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, और जो पोस्ट बैग बॉक्स है जो वो आपके कहाँ होता है? वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हेड ऑफ सर्कल उनको ऑथराइज करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोस्ट बैग्स। क्वेश्चन 18 है, मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर शुड बी। अब मनी ऑर्डर है, कोई भी पोस्ट बॉक्स नंबर उस पर लिखा गया है, वो बुकिंग होगी कि नहीं होगी? उसकी बुकिंग नहीं होती है, ठीक है, कैन नॉट बी, उसको बुक नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग फॉर अ क्वार्टर। अब इसमें और कब बताया गया है, और 3 महीने के लिए पूछा गया है, तो कितने रुपये होंगे? 50 रुपये, ठीक है। कितने होंगे? 50 रुपीज़, पहले भी कर लिया था। 3 महीने के लिए 50, 6 महीने के लिए 100, फिर 9 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए कितने रुपये होते हैं? 150 रुपये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ मेल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स इज अवेलेबल एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज और डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज, ओनली हेड पोस्ट ऑफिस, या नन ऑफ दी अबव। अब पोस्ट बैग के बारे में हमने बात की थी, ये कहाँ पर होते हैं? सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में होते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और पोस्ट बॉक्स की बात करें तो बॉक्स का अगर पूछे तो वो कौन करता है? वो HOC करता है, ठीक है, ऑथराइज करता है भाई इस पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा नहीं होगा, वो कौन ऑथराइज करता है? वो हेड ऑफ सर्कल ऑथराइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। अब ठीक है, कौन से आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स के द्वारा डिलीवर्ड किए जाते हैं? पहला है फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर, फिर है इनलेट
कार्ड्स, फिर है पोस्ट कार्ड्स या फिर फुल्ली प्रिपेयर्ड रजिस्टर्ड पार्सल। अब देखिए इसमें पोस्ट बॉक्स में कभी भी रजिस्टर्ड जो भी आर्टिकल हैं वो कभी नहीं आएंगे, भले वो पार्सल हो भले वो लेटर हो, ठीक है। वो उसके साथ साथ कौन से थे, विपी थे, मनी ऑर्डर थे, है ना, और कौन से थे इंश्योर्ड आर्टिकल। ये सारे आर्टिकल जो भी हैं वो उससे डिलीवर्ड नहीं होंगे। ये कौन करता है, पोस्टमैन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फुल्ली प्रिपेयर्ड। पहला है फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड लेटर, ये आपके सही ऑप्शन आएगा। फिर इनलैंड लेटर, ये इसी में आते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड कार्ड, ठीक है। तो आपके कौन से डिलीवर्ड हो जाएंगे, फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड लेटर हो जाएंगे, इनलैंड कार्ड्स हो जाएंगे और पोस्ट कार्ड हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ द पोस्ट बॉक्स कमेंस फ्रॉम। अब जो रेंट होता है वो आपके जिस महीने लिया है, जैसे मान लो मैंने जनवरी 15 को लिया है, तो स्टार्ट ये होगा कहाँ से, 1 तारीख से, 1 तारीख से 31 तारीख तक, ठीक है। ये इनके क्या होते हैं, ये इनका टाइमिंग होता है, रेंटल पीरियड होता है। 3 महीनों के लिए दिया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन, फेब एंड मार्च, ये 3 महीनों का होता है। और कब तक होगा, ये 31 मार्च तक होगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, मान लो मैंने 15 को भी लिया है, 28 को भी लिया है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 तारीख से होगा, 1 से 31 जनवरी तक, ठीक है। वो ऐसे काउंट होता है। तो डे अलॉटेड ऑफ द पोस्ट बॉक्स, ठीक है, जो डे अलॉट होता है उसी दिन नहीं। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से होगा नहीं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड, अब पोस्ट बॉक्स जिस मंथ में अलॉट हुआ है उसी महीने की पहली तारीख से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है इंटीमेशन रिगार्डिंग चेंज ऑफ बिजनेस एड्रेस और पोस्ट बॉक्स इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन बाय द रेंटर टू पोस्ट मास्टर विद इन। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हमने पहले मकान बनाया, वहाँ पर पोस्ट बॉक्स ले लिया, अब क्या हुआ, कुछ कारणों की वजह से उन्होंने जो है मकान चेंज कर दिया, फिर किराए पे आ गए। अब उनको पोस्ट बॉक्स यहाँ लेके आना है, वो यहाँ लेके आ गए। अब जो इसकी जानकारी है वो आपको पोस्ट मास्टर को देनी है, और वो भी कितने दिनों में देनी होती है, वो आपको 7 डेज में देनी होती है। अगर आपने बिना कोई बताए वहाँ पर पोस्ट बॉक्स भी ट्रांसफ़र कर दिया, आपने पोस्ट मास्टर को बताया नहीं, पोस्ट मास्टर को जानकारी मिली, वो बिना कोई कारण बताए आपका जो भी पोस्ट बॉक्स है ना उनको कैंसिल कर देगा, उसका जो भी पीरियड है वो कैंसिल कर देगा बिना कोई रीज़न बताए। तो आपको बताना जरूरी होता है। तो कितने दिन लगते हैं, आपको 7 दिन के अंदर अंदर उन चीज़ों को बताना चाहिए। अगर आप कोई एड्रेस अपना चेंज करते हो, पोस्ट बॉक्स वहाँ लेके आ जाते हो, तो पोस्ट मास्टर को जानकारी देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही, यानी कि 7 डेज आपको बताना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल एट। अब कौन करता है, ऑथराइज इनको करता है HOC, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस डिटरमाइंड बाय HOC, ठीक है। वही पोस्ट ऑफिस जो कि HOC द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्ट बॉक्स अलॉन्ग विद द लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाय। अब पोस्ट बैग जो है अलॉन्ग विथ लॉक एंड डुप्लीकेट की इज सप्लाइड बाय, ये किससे सप्लाई की जाती है, ये आपके रेंटर से सप्लाई की जाती है, ठीक है, किराएदार द्वारा सप्लाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 आपके क्वेश्चन है, इफ द लॉक एंड की आर नॉट सरेंडर बाय द रेंटर ऑफ द पोस्ट बॉक्स टू द पोस्ट मास्टर विद इन डैश डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और इज नॉट रिन्यू, द डिपॉजिट विल फॉरबिटेड। यानी कि इसका मतलब ये है, मान लो आपको 3 महीने हो गए, आपने 3 महीने के लिए किराया लिया था पोस्ट बॉक्स का, और उसके बाद अब आप किराया नहीं लेना चाहते। अब किराया नहीं लेना चाहते तो आपको वापस पोस्ट बॉक्स भी लौटाना पड़ेगा, उसकी कीज़ जो हैं वो भी लौटानी पड़ेगी, उसका लॉक है वो भी लौटाना पड़ेगा। अब आपको कितना टाइम मिलता है, आपको मान लो जनवरी में लिया, फरवरी में लिया, फरवरी में हो गया मार्च, ये 3 महीने हो गए। आपको अप्रैल की 1 से लेके 15 तारीख के बीच में, इनके बीच में आपको ये की एंड लॉक्स वापस लौटाने होंगे, ठीक है। यानी कि 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर या तो आपको रिन्यू कराना है तो भी 15 दिन, या फिर एक्सपायरी के लिए यानी वापस लौटाना है तो भी उसमें 15 दिन होते हैं, ठीक है। आपको अगर रिन्यू करवाना है तो भी उसमें 15 दिन ही होते हैं, कि 15 दिन में आपको रीज़न बताना पड़ता है, भाई आपने 15 पहले क्यों नहीं करवाए, उन 3 महीनों के दौरान क्यों नहीं करवाए रिन्यू, वो भी कारण बताना पड़ता है पोस्ट मास्टर को। या फिर आप कंप्लीट हो गया है, एक्सपायर हो गया, उसको वापस रिन्यू करवाना चाहते तो भी उसमें 15 दिन लगते हैं। या फिर आप नहीं करवाना चाहते रिन्यू, उसको वापस देना चाहते पोस्ट बॉक्स को, काम ख़त्म हो गया आपका, तो उसमें वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या पोस्ट मास्टर को बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, 15 डेज। 7 डेज़ के लिए
क्या बताते थे 7 डेज़ के लिए आप बताते थे जब पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज होता था, आप अपना एड्रेस चेंज करते थे तो उसमें 7 डेज़ आता था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 27 है, पर्सन हु वांट्स टू अवेलेबल पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू। अब ये हमने पढ़ा था किसको एप्लीकेशन देते हैं, वो आपके पोस्ट मास्टर को, किसको, पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन देते हैं। और साथ साथ में आपके क्या देते हैं, एप्लीकेशन के साथ साथ वो क्या बताएंगे आपको, आपसे पूछेंगे आपको नेचर ऑफ वर्क, आप क्या काम करते हो, और 2 विटनेस, उनको 2 गवाह भी चाहिए होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। पोस्ट मास्टर का एप्लीकेशन लिखेंगे, नेचर ऑफ वर्क बताएंगे, ऑक्यूपेशन बताएंगे और 2 विटनेस। और साथ ही साथ अगर मान लो वो कोई रिकॉग्नाइज है, पोस्ट मास्टर उनको जानता हो, तो उनको विटनेस देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच पोस्ट मास्टर में प्रोहिबिट द क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटिंग द सॉर्टिंग ऑफ मेल्स। अब क्या है कि पोस्ट बॉक्स जो है वो आपके वर्किंग आवर्स, फुल वर्किंग आवर्स, यानी कि जो वर्किंग आवर्स पोस्ट ऑफिस के होते हैं उसी दौरान जो रेंटर है उसको खाली कर सकता है पोस्ट बॉक्स को, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें कि पोस्ट मास्टर है ना, उनको खाली करने का मौका नहीं देता है, वो होता है हाफ आवर्स, यानी कि आधे घंटे उनको बोला जाता है कि आप उसको पोस्ट बॉक्स को खाली ना करें, उसके अंदर जो भी आर्टिकल्स है वो पोस्ट मास्टर या फिर जो भी दूसरे कुछ जो भी कर्मचारी वो उनको सॉर्टिंग करके वहाँ पर जो मेल्स है ना वो उसमें डालते। तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है हाफ आवर्स होता है, बाकी रेंटर जो है फुल वर्किंग आवर्स में उसको खाली कर सकते हैं और आर्टिकल अपना ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, हाफ एन आवर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ द आर्टिकल इज रिसीव एड्रेस केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स बट द एड्रेसी हैज सीज टू बी रेंटर द आर्टिकल शुड बी। अब इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है कि अगर मान लो कोई आर्टिकल है पोस्ट बॉक्स के नाम से आया है, अब पोस्ट बॉक्स के नाम से आ गया है लेकिन वहाँ पहुँचा तो पता चला पोस्ट बॉक्स जो भी है, जो भी किराएदार है उसने पोस्ट बॉक्स पहले लिया था, अब है ही नहीं उसके पास। ऐसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे आर्टिकल्स आपके डायरेक्ट रिटर्न टू सेंडर हो जाते हैं, वो डिलीवर्ड होते ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। यानी कि मैंने कोई आर्टिकल भेजा यहाँ पर पोस्ट बॉक्स के नंबर से, अब वो आर्टिकल वहाँ पहुँचा, पहुँचने में पता चला कि जो पोस्ट बॉक्स था वो तो अब है ही नहीं वहाँ पर, या तो उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया, या फिर हो सकता है क्या पोस्ट बॉक्स जो भी किराएदार था उन्होंने पोस्ट बॉक्स जो है वापस पोस्ट ऑफिस को दे दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो आर्टिकल वापस क्या होता है, रिटर्न टू सेंडर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 30 है, पोस्ट बॉक्सेस अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिसेस एज मे बी डिटरमाइन इन द बिहाफ ऑफ। अब पोस्ट बॉक्सेस कहाँ पर अवेलेबल होंगे, कहाँ नहीं होंगे, वो आपके कौन डिसाइड करता है, वो आपके एचओसी करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो नॉर्मली ध्यान रखना कि क्या कौन करता है, एचओसी करता है। और उसी के साथ आप ध्यान रखना किसका, पोस्ट बैग्स का। पोस्ट बैग्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, सारे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट बैग्स के बारे में, डिलीवरी वाला, हेड ऑफ सर्कल वाला, या फिर उसके जो भी रेंट पीरियड्स होते हैं वो ही पूछे जाते हैं, और ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके नहीं पूछा जाता। तो इसी के साथ ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।